तो आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। आज सैटरडे है, तो आज के दिन में एडिटोरियल कभी कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले आते हैं। तो शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंस। ये एक आप समझ लीजिए इंफॉर्मेशन है, बिल्किस बानो केस जो था उसी को लेके। तो जिसमें 2 हफ्ता का समय दिया गया था, 2 वीक्स का समय दिया गया था एक्यूज्ड के लिए कि आपको जेल जेल में फिर से जाना पड़ेगा, आप सरेंडर कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ दिन की मोहलत मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। क्योंकि उसमें एक आदमी ना लगभग 60 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने बोला 62 ईयर्स के हैं। तो उनका कहना है कि हमारी फैमिली है, मेरे घर में शादी है, ये है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया, बोला कि नहीं, आपको कोई समय नहीं मिलेगा, आप क्या करिए, एटेंडम सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। ठीक है। तो थोड़ा सा ये, अब इसमें कुछ आएंगे अपडेट्स तो। ब्रीथिंग टाइम मतलब हाँ, शेष समय। तो समय मतलब टाइम मांगा ना। हाँ, शेष समय नहीं दिया गया। ठीक ना, मतलब सरेंडर करने के लिए शेष समय नहीं दिया गया। ब्रीथिंग टाइम मतलब मोहलत। ओके, मोहलत। हाँ, अब ये दूसरा देखिए, ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है। तो क्या हेडिंग है, आंध्रा बिकम्स सेकेंड स्टेट टू टेक अप कास्ट सेंसस। दो चीजें हैं देखिए, एक होता है कास्ट सेंसस, एक होता है कास्ट सर्वे, है ना। तो दोनों दो चीज है। सेंसस मतलब क्या होता है, जब पूरी देश की पॉपुलेशन की गणना की जाती है ना। सर्वे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, मतलब जैसे कास्ट सर्वे, तो कास्ट के आधार पे। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, जैसे ये दिया है ना, क्या लिखा हुआ है कि सेकेंड स्टेट टू टेक कास्ट सेंसस। तो इसका मतलब पहला है कौन सा, कास्ट सेंसस। बिहार। तो बिहार, याद रखिए। ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ये तो आंध्र प्रदेश का है। अब हमें समझना है क्या है, कि पहला स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सर्वे सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस इन 1947। तो 1947 के बाद जो पहला स्टेट है, कास्ट के बेसिस पे सर्वे किया गया, उस स्टेट में, उस स्टेट का नाम है बिहार। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक ना, आप न्यूज में सुने होंगे 7 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ था, 21 जनवरी को खत्म हो गया था, 13 दिन का हुआ था। दोनों में समझते हैं कि सेंसस और सर्वे में क्या डिफरेंस है। तो जो सेंसस होता है, क्या होता है, डेटा कलेक्शन प्रोसेस दैट कवर्स द इंटायर पॉपुलेशन। तो जब पूरे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हो गया सेंसस, जैसे पूरे देश का। ठीक ना। कास्ट सेंसस क्या होता है, ए डेटा कलेक्शन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ए सबसेट ऑफ पीपल। मतलब कि ये एक, मान लीजिए कम्युनिटी है, अब यहाँ पे ये दूसरे कास्ट के हैं, ये दूसरे कास्ट के हैं, ये दूसरे कास्ट के हैं, है ना। तो तो हम क्या किए, कि मान लीजिए कोई जनरल कास्ट है, तो जनरल कास्ट है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे देश है, तो देश में हर रिलीजन है। और हम जब कास्ट के बेसिस पे कि इस कास्ट का हमें सर्वे करना है, तो वो कास्ट सर्वे हो जाएगा, मतलब कास्ट का डेटा कलेक्ट करेंगे तब। सेंसस क्या होता है, ए जनरल पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। वही चीजें, तो पूरा इंडियन का पॉपुलेशन मान लीजिए, तो क्या है, सेंसस है। कितना है अभी, 142 करोड़ है इंडिया का पॉपुलेशन। While a caste census aims to understand the demographic composition of different caste group। तो जब कास्ट सेंसस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली डेमोग्राफिक, जो डेमोक्रेसी, मतलब हम देखते हैं कि कितने तरह के कास्ट ग्रुप्स हैं कास्ट सेंसस में। सेंसस जो डेटा होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। क्या मतलब है, कि देश में कौन कौन से कास्ट है, कौन कौन से रिलीजन है, कितना है, ये सब क्या है, कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक ना। लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन इन ए कास्ट सेंसस इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू ग्रांट और रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स टू हाउस होल्ड। तो कहता है कि जो कास्ट सेंसस है, उसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे नाम, तो उसके एज। कास्ट के हो, नाम, एज, लिंग। हाँ हाँ हाँ,
कास्ट नहीं, नाम, एज, ये सब वगैरह, ठीक है ना। तो इस एक्चुअली सरकार क्या करना, ये किसके लिए किया जाता है, जो कास्ट सेंसस होती है, गवर्नमेंट जो है ये चीज करती है, सर्वे कराती है, ताकि क्या कर सके, किसे फैसिलिटी देना है, किसे फैसिलिटी नहीं देना, टू ग्रांट और रिस्ट्रिक्ट बेनिफिट्स, मतलब किस फैमिली को हमें बेनिफिट देना है नहीं देना, तो वो कास्ट सेंसस से पता लगा। मान लो कि कोई लो कास्ट वाले लोग हैं, ठीक ना, अब वो कोई सुविधा से वंचित है, तो उनको मिलना चाहिए। तो कितना परसेंट है, कितनी आबादी है, तो उतनी आबादी के अनुसार सरकार क्या करेंगे, स्कीम लाएंगे। इसलिए सरकार कास्ट सेंसस करवाती है। द पर्पस ऑफ ए सेंसस इज टू प्रोवाइड जनरल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड माइग्रेशन। तो जो सेंसस होता है, जो देश की आबादी को कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, एक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, कितने से कितने एज के लोग हैं, लड़का लड़की कितना है, कौन से कितने धर्म है, ऑक्यूपेशन क्या है किनका, माइग्रेशन है कि नहीं, मतलब कोई इस कंट्री से दूसरे कंट्री का। इस चीज के लिए सेंसस कराई जाती है पूरे इंडिया में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कास्ट सेंसस का, तो टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल लेवल्स एंड अदर रेलिवेंट पैरामीटर्स। तो वही चीज है जो ऊपर में होता है कास्ट ग्रुप, इसलिए मतलब पता लगाते कितने कास्ट ग्रुप है हमारे यहाँ, कौन कौन से कास्ट है, उनका सोशियो इकोनॉमिक मतलब आर्थ सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, फिर उसके अनुसार सरकार जो है डेटा तैयार करके फिर गवर्नमेंट स्कीम लाती है। ये एक न्यूज़ देखिए, लद्दाख के बारे में दिया हुआ है। तो लद्दाख में एक जगह है 105 किलोमीटर का, चादर ट्रेक, क्या है, चादर ट्रेक। और ये जो चादर ट्रेक है कहाँ पे है, लद्दाख में। और इसको जो है कंसिडर द कंट्रीज कोल्डेस्ट प्लेस, मतलब हमारे कंट्री का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन है, लद्दाख। लद्दाख का कहाँ, तो चादर ट्रैक, ठीक ना, कितना किलोमीटर का है, 105 किलोमीटर का। अगर यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर कितने तक जाती है, तो -40 डिग्री सेल्सियस तक जाती है टेम्परेचर। तो ये काफी लो टेम्परेचर है। अब क्या कर रहा है कि अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ये आप देखो, तो ऐसे हो कि इसमें स्लाइड करके एंजॉय करते हैं लोग, एंटरटेन करते हैं। अब इसमें है ना कमी आ रही है बर्फ की, जो स्नोफॉल होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो रहा है, क्योंकि विंटर क्या हो रहा है, अब विंटर नहीं रहा, वार्म विंटर हो गया है। मतलब कि जितना बर्फ गिरना चाहिए उतना बर्फ नहीं गिर रहा है। इसके रीजंस क्या क्या है, देखिए 3 रीजन है। एक तो है एल नीनो, दूसरा क्या है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, और तीसरा है क्या, साइक्लोनिक डेवलपमेंट। तो ये बे ऑफ बंगाल में जब साइक्लोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि कैसे स्नोफॉल घट गया, ठीक है ना। थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझेंगे एल नीनो क्या होता है। तो कहता है क्या, देयर आर चांसेस ऑफ हायर देन नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर्स मेकिंग इट ए वार्म विंटर सीजन इन द कंट्री। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कि जिससे इसको अगर समझाएं, हाँ, टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे माना जाता है। 18 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ गया ठंड में, तो इसका मतलब वार्म विंटर है वो, ठीक ना। ये चीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर लो होना चाहिए, तो टेम्परेचर राइज हो गया। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, एल नीनो, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, उसके एंड बाद साइक्लोन। साइक्लोन डेवलपमेंट, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आप जैसे अगर ये बात करिएगा ना, तो ये वाला जो रीजन है आपका, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ आती है, ठीक। तो ये रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन, और थोड़ा नीचे जाइए यहाँ, इधर तो यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, क्या है, पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के आसपास है पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, पैसिफिक ओशियन का जो सी टेम्परेचर है,
तो एवरेज टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर बहुत दिनों तक रहा, मतलब सरफेस सी का जो समुद्र का जो सरफेस टेम्परेचर अगर इतना डिग्री से बहुत दिनों तक रहा तो क्या माना जाता है? एल नीनो आ गया। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। क्या है? एल नीनो। 2 से 7 साल के बाद हमेशा आती है। एक होता है ला नीना, ठीक है ना में ज्यादा बारिश होती है ना सर, जी? लालिनो। ज्यादा बारिश होती है ना लालिनो में। हाँ, ला नीना में ज्यादा बारिश होती है और एल नीनो जब आती है तो सुखाड़ आ जाते हैं, मतलब ड्राई कंडीशन। तो थोड़ा सा समझते हैं एल नीनो क्या है। तो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जो 2 से 7 साल, हर 2 से 7 ईयर्स के बाद आता ही है। इसका कैरेक्टर क्या है? तो वार्मर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में क्या होता है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर से बढ़ जाता है। अगर आपको मैप पे दिखाएं थोड़ा सा, सेंट्रल एंड पैसिफिक, और ये देखिए आप, तो देखिए सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, ये जो बीचों बीच है, दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। यस सर, हाँ। और ठीक ना? तो उसके बाद हाँ, सेंट्रल और पैसिफिक ओशियन, मतलब पैसिफिक ओशियन की बात कर रहा है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? एवरेज से थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब नॉर्मल जो है उससे बढ़ गया। तो क्या होता है? इससे एल नीनो आती है। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वेदर जो पैटर्न है उस पर असर डालेगा। ओशियन कंडीशन, तो ओशियन का जो कंडीशन है वहाँ वो कंडीशन चेंज हो जाएगा। उसके बाद मेराइन फिशरीज वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो मेराइन फिशरीज है, जो समुद्र में मछली है, उस पर भी असर करता है ये एल नीनो। और कहीं ना कहीं हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, एल नीनो की ह्यूमन कास्ट है रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद एल नीनो जो है डिक्लेयर कब किया जाता है? व्हेन सी टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक राइज एबव 0.5 डिग्री सेल्सियस एबव द लॉन्ग टर्म एवरेज। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ईस्टर्न पैसिफिक का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया, तो उसे एल नीनो घोषित किया जाता है उस ईयर का। ये एक देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? क्रिटिकली इंडेंजर आ गया है, मतलब खतरे के कगार पे है ये, बहुत ही, मतलब खत्म हो जाएंगे ये कुछ दिनों में अगर इसी तरह कंडीशन रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जल्दी से पहले मुझे क्लियर करके दीजिए कि आपने क्या क्या किया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रिजर्व, मतलब उसको संरक्षण के लिए, बचाने के लिए, ठीक है ना? ये चीजें अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, है क्या ये। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ए लार्ज, देखिए काफी बड़ा होता है, टेरेस्ट्रियल बर्ड, मतलब लैंड, धरती पे ये रहता है। और नेटिव कहाँ का है ये? मतलब ये जो है एक्चुअली में कहाँ का है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर, एक बार रिपीट करिए सर, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्या होता है, काफी बड़े होते हैं, ठीक है ना? यस, हाँ। उसके बाद टेरिस्ट्रियल बर्ड है। टेरिस्ट्रियल बर्ड का मतलब क्या होता है? जो जमीन पे रहते हैं, धरती पे। और ये नेटिव कहाँ का है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। चलिए, मतलब सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो रहते हैं ना। हाँ, मतलब यहीं का नेटिव है, इसका निजी स्थान इसका यही है, ठीक ना? ओके। नहीं समझे नेटिव मतलब? मतलब सिर्फ नहीं। यहीं से, मतलब यही। यहीं पे ओरिजिन है इसका, ऐसे अच्छा। समझ, ठीक। अब कटा, इट इज द इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, काफी वजन वाला होता है पूरे दुनिया में, और जो उड़ता है। इसका हाइट का बात करेंगे तो करीब 1 मीटर इसका फेदर का हाइट होता है, पंख, और ये खुद भी मतलब 1 मीटर का हाइट होता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज आल्सो नोन एज, अच्छा ये नाम याद रखिएगा, इनको बहुत तरह नाम से पुकारा जाता है, जैसे मालढोक, ठीक ना, यर्वहोट, घोराड,
गोडावान, तुकदार और सोन चिड़िया नाम सुने होंगे आप लोग, सोन चिड़िया। तो ये भी इनको बोला जाता है। अच्छा, ये रहते कहाँ पे है? तो जहाँ पे ग्रास, ड्राई ग्रासलैंड होता है, मतलब ग्रासलैंड है सूखा थोड़ा, वहां पे। उसके बाद इसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। और अभी ये क्या है, किस लिस्ट में है? IUCN के। तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये याद रखिए। अच्छा, ये बर्ड जो है क्यों मर जा रहे हैं, इसकी संख्या क्यों घट रही है? इसलिए घट रही है कि जो मान चलिए कि जंगल है, अब जंगल के चारों ओर क्या रहता है? ऐसे कटीले तार, इसमें करंट रहता है, तो वो करंट की वजह से क्या हो रहा है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, मतलब दूर से नहीं पता चल पाता है कि वहां पे पावर लाइन है, मतलब करंट है, और उसके आसपास भी गए तो वो मर जाते हैं उसके प्रभाव में। और पूरी दुनिया में अभी कितना बच गया है? सिर्फ 200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बच गया है। तो ये बहुत चिंता की विषय है। अच्छा, शायद खत्म हो गया न्यूज, बस ठीक है। तो आज थोड़ा कम ही न्यूज था, कोई नहीं। तो अच्छा, जिनको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको लाइव जुड़ना है, मतलब जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड करके डालता हूँ, तो जिनको लाइव पढ़ना, आप मुझे मैसेज कीजिए इस नंबर पे, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब लाइव होने वाला है। और यही 9 बजे से लेके 10 बजे के आसपास कभी भी क्लास हो जाती है, तो आप इसमें मैसेज करके जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।